इन टुडेस वीडियो वी आर स्टार्टिंग ए न्यू सीरीज़ जिसमें हम पूरी जो बोटनी है वो रिवाइज करेंगे, तो जूलॉजी भी रिवाइज करेंगे। तो बोटनी के लिए अलग रिवीजन की सीरीज़ होगी और जो जूलॉजी है उसके लिए अलग सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये पार्ट 1 है, इसी पार्ट में आते रहेंगे। स्टार्ट हम इकोलॉजी वाली यूनिट से कर रहे हैं। सारे हम सबसे पहले तो रिवाइज करेंगे, उसको शॉर्ट में जो है उसको रिवाइज करेंगे। उसके बाद एनसीईआरटी की लाइन्स जितने भी क्वेश्चंस बने उन सभी लाइन्स को रिवाइज करेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ों को याद करेंगे ताकि लास्ट में रिवीजन हो सके। और ये वीडियो शॉर्ट्स रहेंगी, मतलब छोटी रहेंगी, जिससे क्या होगा कि हम जो है रोज़ाना इनको रिवाइज कर सकें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम इकोसिस्टम वाले चैप्टर से। इकोलॉजी जो होती है उसका मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक। एबायोटिक और बायोटिक के अंदर जो भी इंटरेक्शन हो रही है उसके बीच की स्टडी को इकोलॉजी कहा जाता है। राइट द फंक्शन कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के क्या फंक्शनल कंपोनेंट्स होते हैं? प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइकिल। यहाँ से ये बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं। तो व्हाट आर द फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम? क्या क्या है इकोसिस्टम के फंक्शनल जो कंपोनेंट्स है वो क्या क्या है? प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइकिल। प्रोडक्टिविटी, एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइकिल, डिकम्पोजिशन। प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, इकोसिस्टम में क्या होगी? तो प्रोडक्टिविटी होगी, कुछ डिकम्पोज भी होंगी चीज़ें, ठीक है, और एनर्जी का फ्लो होगा, है ना, और न्यूट्रिएंट साइकिल होगा। तो इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो राइट फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम अगर क्वेश्चन आ जाए तो आंसर क्या होगा? प्रोडक्टिविटी, है ना, डिकम्पोजिशन और न्यूट्रिएंट साइकिल और एनर्जी फ्लो। ठीक है, स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है? स्ट्रेटिफिकेशन जो होता है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज इज नोन एज स्ट्रेटिफिकेशन। ठीक है, तो स्ट्रेटिफिकेशन किसे कहते हैं? कि जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना स्पीशीज का, उसे हम स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं। टर्म इकोलॉजी किसने दी? एजी टेंसले ने दी। टर्म इकोलॉजी वॉज टर्म्ड बाय एजी टेंसले। ठीक है, याद रखना है, ये एनसीईआरटी के 2016 का क्वेश्चन था। ठीक है, उसके बाद स्टैंडिंग क्रॉप क्या होते हैं? ऑर्गेनिक होते हैं। और स्टैंडिंग स्टेट क्या होता है? न्यूट्रिएंट इन इनऑर्गेनिक होते हैं। ठीक है, तो जो स्टैंडिंग क्रॉप होते हैं वो कैसे होते हैं? ऑर्गेनिक होंगे। स्टैंडिंग स्टेट क्या होगा? इनऑर्गेनिक होगा। ये याद रखना है हमें, ठीक है, क्योंकि ये पूछ सकते हैं कि स्टैंडिंग क्रॉप है भाई, क्रॉप नाम आ रहा है, तो क्रॉप क्या होंगे? ऑर्गेनिक हो गया, पर स्टेट आ गया तो स्टैंडिंग स्टेट क्या हो गया? इनऑर्गेनिक हो गया। ठीक है, याद रख लेंगे। टाइप ऑफ इकोसिस्टम भी बहुत टाइप के होते हैं। एक तो नैनो इकोसिस्टम, जिसके एग्जाम्पल है डिचेस, छोटे छोटे गड्ढे होते हैं ना, हम नैनो इकोसिस्टम बोल देते हैं। फिर माइक्रो इकोसिस्टम जैसे कि पॉन्ड, है ना, जो नैनो से थोड़ा बड़ा होगा तो पॉन्ड एक वाले इकोसिस्टम आ जाएंगे। फिर मैक्रो इकोसिस्टम जिसमें लेक और रिवर आएंगी, और फिर मेगा इकोसिस्टम जिसके अंदर ओशियन आएंगे। तो नैनो इकोसिस्टम का एग्जांपल भी पूछ सकता है, तो क्या होगा? डिचेस होंगी। माइक्रो इकोसिस्टम का एग्जांपल पॉन्ड्स होंगे। ठीक है, और डिचेस मतलब जैसे कुआ गड्ढे जो होते हैं ना, उसे हम कहते हैं। माइक्रो में पॉन्ड आ जाएंगे, मैक्रो में लेक और रिवर आ जाएगी, और मेगा बहुत बड़े हो जाएंगे तो मेगा के अंदर कौन आएगा? ओशियन आएगा। ठीक है, उसके बाद हम प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं। तो दो टाइप की प्रोडक्टिविटी होती है, एक तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और एक होती है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। कितनी टाइप की प्रोडक्टिविटी होती है? दो टाइप की प्रोडक्टिविटियाँ होती हैं। एक तो होती है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और दूसरी होती है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं तो बायोमास एरिया प्रोड्यूस बाय प्लांट्स पर ईयर। अब प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन से? प्लांट्स ही हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर। तो सबसे पहले हम तो उससे ले रहे हैं, प्लांट्स से, सारे एनिमल्स प्लांट्स से ले रहे हैं। फ्री प्लांट्स ऑटोट्रॉफ है और हम एटोट्रॉफ से, तो हम क्या कर रहे हैं? प्लांट से ले रहे हैं। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन है? प्लांट है। ठीक है, बायोमास एरिया प्रोड्यूस बाय प्लांट्स पर ईयर जो होता है, जो बायोमास प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं पर ईयर, उसे हम क्या कहते हैं? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। मेजरमेंट इसका मास में करते हैं, केजी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, मतलब कि एक साल में कितना जो किलोग्राम कितने मीटर स्क्वायर में हुआ है डेवलप, उसे कहते हैं। या फिर एनर्जी के टर्म में भी इसको करेंगे तो फिर KCL पर मीटर स्क्वायर पर ईयर में प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को हम मेज़र करते हैं। यूज़ टू कंपेयर, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किस लिए यूज़ की जाती है? कंपेयर करने के लिए दो इकोसिस्टम को। दो टाइप के इकोसिस्टम, मतलब दो अलग अलग इकोसिस्टम है, तो उसमें कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसको हम अगर काउंट करेंगे तो उसको काउंट करने के लिए यूज़ की जाती है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, जो केजी पर मीटर स्क्वायर प्राइमरी प्रोडक्शन होता है KCL पर मीटर स्क्वायर, है ना,
इसका फॉर्मूला है प्राइमरी प्रोडक्शन का, केजी पर मीटर स्क्वायर या केसीएल पर मीटर स्क्वायर, और प्रोडक्टिविटी का केजी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, और एनर्जी का जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एनर्जी है इसका फॉर्मूला केसीएल पर मीटर स्क्वायर पर ईयर हो जाएगा। ठीक है, टाइप्स क्या होते हैं? जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है उसकी दो टाइप होते हैं, एक तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और एक होता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मतलब टोटल हमें जितना पैसा मिला, ठीक है, जैसे सपोज कर लेते हैं जितना, मतलब ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब तो होता है कि जितनी जो प्रोडक्टिविटी, जितनी बायोमास प्रोड्यूस करा है प्लांट ने वो, और एनपीपी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मतलब उसमें से रेस्पिरेटरी जो उन्होंने लॉस था ना, उसको रेस्पिरेटरी जो लॉस था उसको हटा दिया, रेस्पिरेशन में जितनी एनर्जी खर्च कर दी उसको हटा देंगे तो उनके पास जितनी बचेगी वो उनकी है, तो ये हो जाएगा। पर इसको अगर हम समझना चाहते हैं तो समझ सकते हैं, हमें सैलरी मिली 30,000, अब हमें 5,000 रेंट देना था और 5,000 बिल वगैरह सब मिला के तो था, तो हमारे पास कितनी सैलरी बची? 20,000। तो 20,000 की अपनी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगी, ऐसे होगा। ठीक है, तो ये जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है डिपेंड करती है टाइप ऑफ प्लांट स्पीशीज़ पे। अगर अच्छा प्लांट स्पीशीज़ है, अच्छी वो कर रहा है तो उसकी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। टाइप ऑफ इकोसिस्टम पे और टेम्परेचर, रेनफॉल और कंडीशन टेम्परेचर पे तो डिपेंड करेगी, रेनफॉल पे भी डिपेंड करेगी। बारिश कम होती है तो फसलें कम उगती है, ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी क्या रहती है? कम हो जाती है ऐसे। ठीक है, तो टेम्परेचर और टाइप ऑफ इकोसिस्टम और टाइप ऑफ प्लांट स्पीशीज़ जो है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इसके ऊपर डिपेंड करती है। जो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल होता है ना उसके लिए सिर्फ नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अवेलेबल होती है, क्योंकि प्लांट ने रेस्पिरेशन में खर्च कर दी ग्रोस प्रोडक्टिविटी में, तो वो तो अवेलेबल नहीं होगी, बस नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बची है, वो नेक्स्ट वाले ट्रॉफिक लेवल पर चली जाएगी। ठीक है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी जो होती है अमाउंट ऑफ बायोमास इंक्रीज फॉर हर्बीवर। अब हर्बीवर के लिए जो अमाउंट ऑफ बायोमास इंक्रीज करते हैं ना हर्बीवर, उसे हम कहते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी कितने टाइप की होगी? दो टाइप की होगी, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में क्या होगा? बायोमास पर एरिया प्रोड्यूस बाय प्लांट्स पर ईयर, जितना प्लांट्स एक ईयर में बायोमास प्रोड्यूस कर रहे हैं वो। फिर इसकी मेजरमेंट कैसे करेंगे? मास के रूप में, तो केजी प्रोडक्टिविटी की तो हम कैसे करेंगे? केजी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। प्रोडक्शन की करेंगे तो केजी पर मीटर स्क्वायर या फिर केसीएल पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के बारे में पढ़ लिया। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मतलब पूरी की पूरी, और उसमें से रेस्पिरेशन रेट घटा देंगे तो एनपीपी। और नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल के लिए क्या अवेलेबल है? एनपीपी है। किस पर डिपेंड कर रही है? टाइप ऑफ प्लांट स्पीशीज, टाइप ऑफ इकोसिस्टम, टेम्परेचर और रेनफॉल कंडीशन के ऊपर। ठीक है, सेकेंडरी के बारे में बताइए, अमाउंट ऑफ बायोमास इंक्रीज फॉर हर्बीवर। ठीक है, अब लैंड 30% एरिया में 115 बिलियन टन प्रोडक्टिविटी होती है 170, मतलब पूरी जो प्रोडक्टिविटी है उसका अमाउंट कितना है? ये क्वेश्चन आ सकता है। 170 बिलियन टन, कितना है? 170 बिलियन टन। और 30% लैंड है ना वो प्रोड्यूस कर रहा है 115 बिलियन टन, और जो 70% एरिया है ना वो 55 बिलियन टन प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि लैंड पर लाइट का पेनिट्रेशन और स्ट्रेटिफिकेशन प्रेजेंट है। ठीक है, तो 70% तो पानी है और जो 30% है वो लैंड है, तो 30% लैंड एरिया जो है ना उसके ऊपर लाइट के पेनिट्रेशन और स्ट्रेटिफिकेशन प्रेजेंट है, तो वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी, जो 170 बिलियन टन प्रोडक्टिविटी ना उसमें से 115 बिलियन टन प्रोडक्टिविटी तो लैंड पे हो रही है, और 70% पानी है पूरे अर्थ पर, फिर भी 55 बिलियन टन प्रोडक्टिविटी जो है वो इतनी कम प्रोडक्टिविटी जो है वो दे रहा है। इसका रीज़न क्या है? लैंड पर लाइट पेनिट्रेशन सर्टिफिकेशन प्रेजेंट है। ठीक है, तो लैंड कितनी परसेंट है? 30%। और कितनी पूरी प्रोडक्टिविटी है? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कितनी है पूरी? 170 बिलियन टन है, और उसमें से कितनी बिलियन टन जो है वो लैंड प्रोड्यूस कर रहा है? तो 30% लैंड है पूरे अर्थ पे, और 115 बिलियन टन प्रोडक्टिविटी जो है वो लैंड प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा है ना, आधी से तो बहुत ज़्यादा। और क्यों कर रहा है? क्योंकि लैंड पर लाइट पेनिट्रेशन और स्ट्रेटिफिकेशन प्रेजेंट है। पर वाटर कितना परसेंट है? 70% है। और कितनी बिलियन टन प्रोडक्टिविटी प्रोड्यूस कर रहा है? 55 बिलियन टन, है ना, प्रोडक्टिविटी आउट ऑफ 170। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो होती है लैंड, वाटर और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में क्या इसका वो होता है, मतलब कितने कहाँ पर क्या होगा उसके बारे में पढ़ेंगे अपन। तो लैंड में जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं उनके वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगी, देन टेम्परेट पर, देन ग्रासलैंड पर, देन टंड्रा रिजर्व्स पर। तो TTGT इसका एग्जाम्पल है टर्टेग्रटू, कैसे याद रखेंगे इसको एग्जाम्पल में?
ट्र से ट्रॉपिकल, फिर टे से टेम्परेट। ट्रॉपिकल एरिया, ट्रॉपिकल आम जो होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। ट्रॉपिकल एरिया में उसकी प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा है। तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, देन टेम्परेट फॉरेस्ट, देन ग्रासलैंड एंड पिंस, है ना, देन टंड्रा डेजर्ट। डेजर्ट की सबसे कम प्रोडक्टिविटी होगी क्योंकि, है ना, तो सबसे ज़्यादा ट्रॉपिकल की होगी, फिर टेम्परेट की होगी, फिर ग्रासलैंड की होगी, टंड्रा डेजर्ट की होगी। वाटर की बात करें तो मैक्सिमम जो है वो शैलो पानी में कोरल रीफ कर रहे हैं, ठीक है। कोरल रीफ जो कर रहे हैं सबसे ज़्यादा मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी कौन प्रोड्यूस करता है? कोरल रीफ, वो भी शैलो पानी में। और टेम्परेट ओशियन ज़्यादा होंगे ट्रॉपिकल ओशियन से। अगर फॉरेस्ट की बात करें तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ज़्यादा होंगे टेम्परेट से, पर जो ओशियन है उसकी बात करें तो टेम्परेट ओशियन ज़्यादा होंगे ट्रॉपिकल ओशियन से। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम मैक्सिमम शुगर कैन फील्ड जो होती है वो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में होती है, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन पूछती हूँ कि लैंड पर बताइए क्या जो होगा ऑर्डर ऑफ द प्रोडक्टिविटी, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का ऑर्डर है लैंड पर सबसे ज़्यादा होंगे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, फिर टेम्परेट फॉरेस्ट, फिर ग्रास लैंड, फिर थंडर डेजर्ट। ओशन की बात करें तो ओशन में टेम्परेट ओशन ज़्यादा प्रोडक्टिविटी प्रोड्यूस करेंगे दैन ट्रॉपिकल ओशन से, और जो क्या कहते हैं कोरल रीफ से शेलो वाटर में वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी शो करेंगे। उसके अलावा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की बात करें तो शुगर केन की फील्ड्स, डिकम्पोजिशन, सबस्ट्रेट फॉर डेट्रस डेड लीफ एनिमल, मतलब कि जो डिके जो मटेरियल है ना उसको हम जो डेड लीफ है उसको हम डिकम्पोजिशन करेंगे, ठीक है। डिकम्पोजिशन कैसे करेंगे? तो डिकम्पोजिशन का मतलब है कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक टू सिंपल इनऑर्गेनिक CO2 H2O इनऑर्गेनिक मिनरल्स में। मतलब कोई कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं ना वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, उसको हम सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करेंगे, उसे क्या कहते हैं? हम डिकम्पोजिशन कहते हैं। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक को सिंपल इनऑर्गेनिक में चेंज करने की प्रोसेस को डिकम्पोजिशन कहते हैं। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक को सिंपल इनऑर्गेनिक में चेंज करने की प्रोसेस को डिकम्पोजिशन कहते हैं। सिंपल इनऑर्गेनिक मतलब किस में चेंज करना है? CO2 H2O इनऑर्गेनिक मिनरल्स में, CO2 H2O इनऑर्गेनिक मिनरल्स में, CO2 H2O इनऑर्गेनिक मिनरल्स में, ठीक है। डेट्राइटस क्या होता है? डेड लीफ और एनिमल्स होते हैं, ठीक है। अब हम जो स्टेप्स हैं डिकम्पोजिशन के वो बात करते हैं। सबसे पहले एक डेट्राइटस लेंगे, जैसे डेड लीफ लेंगे या एनिमल्स लेंगे, जो भी है इसको हमने डिकम्पोज करना है पूरी तरह से, ठीक है। तो जो सबस्ट्रेट है डिकम्पोजर के लिए, डिकम्पोजिशन के लिए क्या सबस्ट्रेट मतलब किस चीज़ की ज़रूरत होगी? ऑफकोर्स हमें डेट्राइटस की ज़रूरत होगी, जिसके ऊपर तो हम डिकम्पोजिशन करेंगे। और डेट्राइटस मतलब क्या होता है कि कुछ ख़राब हुआ सड़ा हुआ डेड प्लांट की लीफ या फिर एनिमल्स का कुछ पार्ट है, एनिमल्स पूरा का पूरा देखिए। जो सबस्ट्रेट है डिकम्पोजिशन के लिए वो क्या है? डेट्राइटस है, डेड लीफ और एनिमल्स होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं डेट्राइटस को करेंगे। सबसे पहले फ्रेगमेंटेशन करेंगे, मतलब कि डेट्राइटिवोर जो होंगे ना, जैसे केचुए वगैरह, इसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। अब ये फ्रेगमेंटेशन हो गई है, अब ये ऑर्गेनिक बन चुका है, ऑर्गेनिक ही है, मतलब ऑर्गेनिक तो पहले से है ना, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक, पर इसके टुकड़े टुकड़े हो गए, ये इनऑर्गेनिक नहीं बना है। उसके बाद लीचिंग होगी, इसमें से जो कुछ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स है ना वो पानी में सोल्यूबल जो हैं वो सब डीप इनटू सॉइल चले जाएंगे और अनअवेलेबल हो जाएंगे सॉलिड में, ठीक है। तो अब इसमें लीचिंग हो गई। अब कुछ बचे हैं और ऑर्गेनिक वाले, तो वो ऑर्गेनिक में कैटाबॉलिज्म होगा, बैक्टीरिया और फंजाई और एंजाइम के द्वारा उसका कैटाबॉलिज्म करेंगे। अब इसके ऊपर रिएक्शंस होंगी और क्या बन जाएगा? ह्यूमस बन जाएगी। मतलब वो जो कैटाबॉलिज्म हो जाएगा, कैटाबॉलिज्म के बाद ह्यूमिफिकेशन करेंगी और ह्यूमिफिकेशन से क्या बन जाएगा? ह्यूमस बन जाएगी। अब ये ह्यूमस क्या होती है? ब्लैक होती है, अमोर्फस होती है, स्लो डिकम्पोजिंग कोलोइडल माइक्रोबियल रेजिस्टेंस चीज़ होती है, जिसका हम मिनरलाइजेशन करते हैं तो सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक मिनरल मिलते हैं, CO2 H2O इनऑर्गेनिक साल्ट्स मिलते हैं, ठीक है। फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं डिकम्पोजिशन को? केमिकल नेचर ऑफ जो डेट्राइटस है वो अफेक्ट करेगा, जैसे काइटिन और लिग्निन का बना हुआ है डेट्राइटस, धीरे धीरे डिकम्पोज होगा। शुगर और नाइट्रोजन का बना हुआ है तो तेज तेज डिकम्पोज होगा। ऑक्सीजन, इससे ही डिकम्पोजिशन होता है, ऑक्सीजन से ही डिकम्पोजिशन होता है। लो टेम्परेचर डिक्रीज डिकम्पोजिशन, हाई टेम्परेचर इंक्रीज डिकम्पोजिशन, वाटर एंड मॉइस्चर फास्टर डिकम्पोजिशन। तो बताइए कि स्टेप्स हैं डिकम्पोजिशन के। तो फर्स्ट होता है कि डिकम्पोजिशन के लिए चाहिए डेट्राइटस चाहिए, उसके लिए जो मटेरियल है डेट्राइटस मतलब डेड लीफ या एनिमल चाहिए हमें,
उसका ही डिकम्पोजिशन होगा। अब जो डिकम्पोजिशन है उसके लिए सबसे पहले डेट्राइडस का फ्रेगमेंटेशन होगा। अब वो टूटेगा तो सही, पर वो ऑर्गेनिक है अभी भी कॉम्प्लेक्स। अब इसमें से कुछ जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होंगे ना, जो पानी के अंदर घुल जाते होंगे, उनकी क्या हो जाएगी, लीचिंग हो जाएगी, ज़मीन के अंदर चले जाएंगे। दूसरा स्टेप ये है। और फिर जो बचे हुए हैं और जो ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक टुकड़े बचे हुए हैं, अब उसका कैटाबॉलिज्म होगा। और किसके प्रेजेंस में होगा, बहुत सारे एंजाइम्स, कुछ जो बैक्टीरिया और फंजाई, बहुत सारे बैक्टीरिया फंजाई और एंजाइम्स के प्रेजेंट में कैटाबॉलिज्म होगा। कैटाबॉलिज्म से जो रिजल्ट होता है मिलता है उसका ह्यूमिडिफिकेशन होगा और ह्यूमस बन जाएगी। ह्यूमस क्या होता है, ब्लैक अमॉर्फस स्लो डिकम्पोजिंग कोलोइडल माइक्रोबियल रेजिस्टेंस चीज़ है। कैसी है, स्लो डिकम्पोजिशन है ना, ब्लैक कलर की चीज़ें, एमॉर्फस है, कोलोइडल और माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है। ये यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है। तो ये है ना ह्यूमस। फिर ह्यूमस का मिनरलाइजेशन हो जाएगा, इससे वो सोल्यूबल इनऑर्गेनिक मिनरल में प्रेजेंट चेंज हो जाएगा, CO2 और H2O इनऑर्गेनिक सेल्स में जाएगा। कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, इसको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन जो होगा तो डिकम्पोजिशन ज़्यादा होगा, ठीक है। तो एक तो ऑक्सीजन हो गया, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा डिकम्पोजिशन ज़्यादा होगा, और टेम्परेचर कम होगा डिकम्पोजिशन कम होगा, ठीक है। पानी और मॉइस्चर ज़्यादा होगा, पानी और मॉइस्चर होगा तो फास्ट डिकम्पोजिशन होगा। और उसका जो नेचर है, केमिकल नेचर डेट्राइटस का, वो भी डिपेंड करता है, वो मतलब उसके ऊपर भी डिकम्पोजिशन डिपेंड करता है। जैसे काइटिन है या फिर लिग्निन है, तो उनका क्या होगा, धीरे धीरे डिकम्पोजिशन होगा। पर शुगर या नाइट्रोजन है तो उसका तेज़ी से डिकम्पोजिशन होगा। एनर्जी फ्लो क्या होता है, अब एनर्जी फ्लो क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं हम। तो एनर्जी फ्लो क्या होता है, ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, सन है हमारे पास, एक्सेप्शन डीप सी और हाइड्रोथर्मल। मतलब कि यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा कि जो सन के अलावा, मतलब जो सन ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी सन है, आपका इसका एक्सेप्शन क्या है। तो एक तो वो डीप सी है और एक हाइड्रोथर्मल वेंट है, ठीक है। PAR क्या होती है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, जो 50% है टोटल सनलाइट का। मतलब टोटल सनलाइट के लिए 100% जो सनलाइट है वो पूरी की पूरी फोटोसिंथेटिक के लिए एक्टिव नहीं है, सिर्फ 50% जो है ना टोटल सनलाइट की, वो क्या है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव है रेडिएशन, ठीक है। प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं 50%, पर यूज़ करते हैं सिर्फ 2 से 3%। अब प्लांट ने 50% तो एब्जॉर्ब कर ली, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव तो है, बस उसमें से भी वो यूज़ कितने करते हैं, 2 से 10%। अभी 2 से 10% यूज़ करते हैं। फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन इज अवेलेबल फॉर प्लांट, ये अवेलेबल तो है 50%, पर यूज़ कितने करें, 2 से 10%। फ्लो ऑफ बोथ फॉलो बोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, जो एनर्जी फ्लो है ये दोनों के दोनों लॉ थर्मोडाइनमिक्स को के फॉलो करता है। फर्स्ट फ्लो है वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्टेड टू अनदर, मतलब कि एनर्जी कहीं से प्रोड्यूस नहीं हो रही, कहीं से आ नहीं रही है, या कहीं कहीं ख़त्म नहीं हो रही एनर्जी, एक फॉर्म से दूसरे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। तो ये फर्स्ट लो जो है एनर्जी फ्लो जो है फॉलो करती है। सेकंड जो है थर्मोडायनेमिक्स का लो, कांस्टेंट इनपुट ऑफ एनर्जी टू ओवरकम एंट्रोपी, हमें कांस्टेंट इनपुट चाहिए एनर्जी का एंट्रोपी को ओवरकम करने के लिए। ट्रॉफिक लेवल में न्यूट्रिशनल रोल होता है। बायोटिक मेंबर्स अकॉर्डिंग टू फूड चेन, ठीक है। तो PAR कितनी है, 50%, प्लांट यूज़ कितने कर रहे हैं, 2 से 10%, ठीक है, याद रखना है। अब ट्रॉफिक लेवल की बात कर रहे हैं हम। बायोटिक मेंबर अकॉर्डिंग टू फूड चेन लिमिटेड है, ठीक है, लिमिटेड लेंथ है इनकी। जैसे ग्रास है, अब ग्रास को कौन खाएगा, ग्रास ऊपर खाएगा, ग्रास ऊपर को फ्रॉग खाएगा, और जो फ्रॉग को कौन खाएगा, स्नेक खाएगा। तो फर्स्ट नंबर पे कौन आया, ग्रास। सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे ग्रास होपर, थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे फ्रॉग, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पे स्नेक। तो ठीक है, तो ट्रॉफिक लेवल न्यूट्रिशनल लेवल की बात करें या ट्रॉफिक लेवल की बात करें तो फर्स्ट पे कौन आएगा, ग्रास, सेकंड पे कौन आएगा, ग्रास होपर, फ्रॉग, फिर स्नेक, ठीक है। मतलब कि जो प्रोड्यूसर है ना उसको हम फर्स्ट पे रख रहे हैं ट्रॉफिक लेवल में। अब जो ग्रास है उसको हम प्रोड्यूसर बोलेंगे। अब जो ग्रास को खा रहा है तो ग्रास ऊपर वो क्या है, हर्बीवर है। अब जो हर्बीवर वो खा रहा है ना वो प्राइमरी कार्निवोर होगा, और जो प्राइमरी कार्निवोर वो खा रहा है वो सेकेंडरी एंड टॉप कार्निवोर होगा, ठीक है। अब हम ग्रास को प्राइमरी प्रोड्यूसर भी कह सकते हैं। मान लेते हैं 10% जो एनर्जी वो यूज़ कर रहा है, मतलब कि 1000 जूल, तो वो नेक्स्ट वाला जो ट्रॉफिक लेवल होगा ना उसको 10% की 10% पहुँचाएगा, मतलब कि 10% है 1000 जूल यूज़ कर रहा है, तो अब वो अगले वाले ट्रॉफिक लेवल है ना उसको सिर्फ 100 जूल ही पहुँचा पाएगा। अभी जो बायोटिक जो मेंबर्स होते हैं या फिर जो मेंबर्स हैं ना ट्रॉफिक लेवल इतने कम क्यों है, क्योंकि मान लेते हैं 1000 जूल उसने एक प्रोड्यूसर ने एब्जॉर्ब करी, फिर वो दूसरे को 10% कम करके पहुँचाएगा,
ठीक है। तो अब दूसरे को 100 जूल ही पहुँचाएगा, फिर उसके दूसरे को 10% और कम करेगा, फिर 10 जूल पहुँचाएगा, फिर उसके दूसरे को 1 जूल ही पहुँचाएगा। अब ऐसे करते करते इतनी कम एनर्जी जब 5th 6th जो कंज्यूमर है उसको मिलेगी या 5th 6th ट्रॉफिक लेवल को मिलेगी, तो वो उसके एनर्जी जो मिलना है उससे ज़्यादा उसको खाने में ही यूज़ हो जाएगी ना, इसलिए फिर इतने ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल नहीं होते हैं, कम ही ट्रॉफिक लेवल होते हैं। ठीक है। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर 10% एनर्जी ही पहुँचाता है अगले वाले को, तो प्राइमरी प्रोड्यूसर के पास 1000 जूल है तो दूसरे वाले को 100 जूल पहुँचाएगा। फिर वो अपने नेक्स्ट सेकेंडरी कंज्यूमर को 10 जूल पहुँचाएगा, फिर वो टर्शरी कंज्यूमर को 1 जूल पहुँचाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर, ऐसे। ठीक है। तो जो वो होते हैं प्रोड्यूसर, उसे ट्रांसडक्टर भी कहते हैं। और फिर जो सेकेंडरी ट्रॉफिक लेवल है उसको सेकेंडरी प्रोड्यूसर, टर्शरी प्रोड्यूसर, क्वार्टरली प्रोड्यूसर, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल को बोलते हैं। ठीक है। आगे समझ में। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फूड चेन की। 2 टाइप की फूड चेन होती है, एक तो ग्रेजिंग फूड चेन और एक होती है डेट्राइटस फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन जो होती है ना, वो स्टार्ट होती है प्राइमरी प्रोड्यूसर से, मतलब कि ग्रास या प्लांट से स्टार्ट होगी, जिसमें GFC जो एक्वेटिक है ना उसमें ग्रेजिंग फूड चेन ज़्यादा है DFC डेट्राइटस फूड चेन से। और जो डेट्राइटस फूड चेन होती है वो स्टार्ट किससे होती है? डेड मटेरियल से। किससे स्टार्ट होती है? डेड मटेरियल से स्टार्ट होती है। उनका डिकम्पोजिशन होगा, फिर उससे एनर्जी मिलेगी, फिर ऐसा होता है डेट्राइटस फूड चेन। फिर उससे प्लांट्स एनर्जी लेंगे, फिर प्लांट्स दूसरी एनर्जी लेंगे, ऐसे होती है डेट्राइटस फूड चेन। तो लैंड पे DFC ज़्यादा है, GFC से, क्योंकि लैंड पे प्लांट्स ज़्यादा है, प्लांट्स मतलब डिकम्पोजिशन भी ज़्यादा ही हो रहा है, डिकम्पोजिशन ज़्यादा हो रहा है, फिर प्लांट्स से एनर्जी ले रहे हैं। तो प्लांट्स किससे एनर्जी ले रहे हैं? उसमें डेट्राइटस से ले रहे हैं। तो डेट्राइटस फूड चेन जो है वो लैंड पर ज़्यादा है GFC से, जबकि एक्वेटिक में जो है ना वो GFC ज़्यादा है DFC से, क्योंकि वहाँ पर डिकम्पोजिशन तो कम ही होता होगा इसलिए। टाइप्स ऑफ GFC के क्या टाइप्स हैं? ग्रासलैंड से ग्रास, फिर ग्रास होपर से स्नेक, फॉरेस्ट से ट्री, ट्री से बर्ड। और एक्वेटिक में कौन है? फाइकोप्लैंक्टन, ज़ूप्लैंक्टन, स्मॉल फिश और लार्ज फिश। अब एक क्वेश्चन पूछती हूँ मैं, पूरा जो भी हमने थोड़ी देर पढ़ा है उसका, कि जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो क्या है ओनली, और उसका एक्सेप्शन क्या है? तो ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी सन है, उसका एक्सेप्शन है डीप सी और हाइड्रोथर्मल वेंट। हाइड्रो मतलब कि पानी के अंदर, थर्मल मतलब कि वो गर्म पानी वाली जगह। ठीक है। अब जो ग्रासलैंड है उसमें ग्रेजिंग फूड चेन को बताइए। सबसे पहले ग्रास होगी, फिर उसके बाद ग्रास होपर होगा, फिर स्नेक होगा। फॉरेस्ट के अंदर बताइए, तो फॉरेस्ट के अंदर ट्री होगा, ट्री के बाद बर्ड होगा। ग्रासलैंड में क्या होगा? ग्रास ही होगी भैया। और फॉरेस्ट में तो ट्री होंगे ना भैया, बर्ड। ट्री के ऊपर क्या होंगे? बर्ड्स होंगे, तो ट्री और बर्ड हो जाएंगे। एक्वेटिक में फाइकोप्लैंक्टन, पी पहले आता है, तो फाइकोप्लैंक्टन, फिर ज़ूप्लैंक्टन, फिर स्मॉल फिश, फिर लार्ज फिश। मतलब इसमें छोटी से बड़ी चीज़ें करनी है। फाइकोप्लैंक्टन, फिर फाइकोप्लैंक्टन को खाते हैं ज़ूप्लैंक्टन। फाइको से हमें पता चला ना प्लांट्स वाले, और जू से क्या पता चल रहा है हमें? जू से हमें पता चल रहा है एनिमल्स टाइप। तो प्लांट्स को कौन खाता है? एनिमल खाता है। तो फाइकोप्लैंक्टन, फिर ज़ूप्लैंक्टन, फिर स्मॉल फिश, फिर लार्ज फिश। ठीक है। अब पिरामिड्स की बात करते हैं। पिरामिड 3 टाइप के होते हैं, पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ नंबर। और ऐसे बात करें, मतलब कि जो हम एक तो ऐसे बात करें, और 2 टाइप के ऐसे होते हैं कि अपराइट पिरामिड होगा या डाउनवर्ड पिरामिड होगा, जो इनके अंदर ही आएगा। तो पिरामिड जो होते हैं ना ऑफ प्रोड्यूसर्स ऑलवेज नीचे होते हैं। पिरामिड्स में प्रोड्यूसर जो होते हैं ना सबसे नीचे होते हैं। सबसे नीचे कौन होगा पिरामिड्स में? प्रोड्यूसर्स होंगे। ठीक है, ये याद रखना है। तो अगर हम बात करें पिरामिड ऑफ ग्रासलैंड, तो उसमें सबसे नीचे कौन होगा? ऑब्वियसली ग्रास होगी, क्यों? क्या है? प्रोड्यूसर है। तो पिरामिड ऑफ एनर्जी की बात करते हैं, तो ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, एक्वेटिक, सबका पिरामिड ऑफ एनर्जी अपराइट ही जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि एनर्जी का क्या हो रहा है? 10% कम होगी जा रही है हमेशा हर जगह पर। तो 10% फॉरेस्ट है, वो भी 10% कम करके एनर्जी देगा अगले वाले ट्रॉफिक लेवल को। ग्रास है, तो एक्वेटिक है, ग्रासलैंड है, वो भी सब 10% एनर्जी कम करके देगी। तो पिरामिड ऑफ एनर्जी होता है ना, वो ऑलवेज अपराइट होता है। पिरामिड ऑफ एनर्जी की बात करें तो ग्रासलैंड में ग्रास में सबसे ज़्यादा होगी, फिर उसके ऊपर आएगा ग्रास ऊपर, फिर स्नेक, तो फिर ये सब अपराइट है। ठीक है। फिर पिरामिड ऑफ फॉरेस्ट में ट्री और बर्ड्स, ट्री सबसे ज़्यादा एनर्जी और फिर बर्ड्स में से कम एनर्जी। एक्वेटिक में फाइकोप्लैंक्टन, फिर ज़ूप्लैंक्टन, फिर स्मॉल फिश। ठीक है। तो ये पिरामिड का अपराइट होगा। बायोमास की बात करें तो बायोमास में जो ग्रासलैंड है उसमें जो ग्रास का बायोमास होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, देन ग्रास ऊपर उसका उससे कम होता है, देन स्नेक का उससे कम होता है। तो जो बायोमास ग्रासलैंड का है वो अपराइट पिरामिड शो कर रहा है। अब जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में भी ट्री का वेट बहुत ज़्यादा होगा बर्ड से, तो याद ही है हमें। तो ट्री और जो बर्ड, फॉरेस्ट का जो बायोमास का जो
पिरामिड है वो भी अपराइट है। पर जो एक्वेटिक पिरामिड है ना उसमें क्या होती है, स्मॉल फिशेस जो है ना बहुत सारी होती हैं, तो उनका वजन बहुत ज़्यादा हो जाता है। देन फिर जूप्लैंक्टन का, फिर फाइकोप्लैंक्टन का। तो एक्वेटिक में जो बायोमास है ए बी से याद रखना है, वो इन्वर्टेड है, ए बी उल्टा है ना, ए बी उल्टा है, एक्वेटिक बायोमास उल्टा, इन्वर्टेड पिरामिड, एक्वेटिक बायोमास इन्वर्टेड पिरामिड। और नंबर की बात करें तो नंबर में मतलब जो ग्रासलैंड का पिरामिड है ना वो तो हमेशा अपराइट है, ये भी याद रखना है। एक तो एनर्जी का पिरामिड सभी अपराइट, एक ग्रासलैंड का पिरामिड हमेशा अपराइट। अगर तो ग्रासलैंड में भी जो नंबर है, नंबर ऑफ ग्रास सबसे ज़्यादा होगी, फिर ग्रास ऊपर उससे कम होंगे, स्नेक सबसे कम होंगे। पर अगर हम बात करें ना तो ट्री जो होंगे ना वो कम होंगे। अब देखते हैं, हम एक ट्री है उसमें 100 चिड़िया बैठी हुई हैं, 50 ट्री हैं तो उनमें 500 चिड़िया बैठी हुई होंगे, तो नंबर का पिरामिड तो फिर उल्टा हो जाएगा, भले ट्री का वेट ज़्यादा है 100 चिड़ियाओं से, है ना। भले ही मान लेते 50 ग्राम की एक चिड़िया, 1 किलो की चिड़िया है, पर ट्री तो कितना है, 50 100 200 किलो का है, 50 चिड़िया ही बैठेंगी, 100 200 किलो का ट्री है, तो उसका जो बायोमास का जो एग्जाम वो है पिरामिड, वो तो अपराइट ही होगा। पर नंबर का पिरामिड उल्टा हो जाएगा, इन्वर्टेड हो जाएगा। और जो एक्वेटिक में है ना तो उसमें फाइकोप्लैंक्टन जो होते हैं वो ज़्यादा नंबर में होते हैं, जूप्लैंक्टन उससे कम होते हैं, और जो फिशेस होती है ना स्मॉल फिश वो और भी कम नंबर में होती है, तो इसका भी अपराइट होता है। पर जो स्मॉल फिश होती है उनका वजन ज़्यादा होता है, स्मॉल फिश का नंबर ज़्यादा नहीं होता है, पहले गलत बोल दिया मैंने थोड़ा सा, स्मॉल फिश का वजन ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अभी मैं आगे चल के वापस इससे क्वेश्चन पूछूंगी, ठीक है। तो लिमिटेशन ऑफ पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है, मेड फॉर ओनली जीएफसी नॉट फॉर डीएफसी। एक तो ये लिमिटेशन है कि सिर्फ जीएफसी के लिए बने हुए हैं, जो ये है ग्रास ग्रेजिंग फूड चेन के लिए बने हुए हैं, डीएफसी के लिए नहीं बने हुए। डबल कंट्री कैन डबल काउंटिंग कैन ऑकर, इसमें डबल काउंटिंग भी हो सकती है, ओनली फॉर फूड चेन, सिर्फ फूड चेन के लिए। डीएफसी लिंक जीएफसी एट एनी लेवल, डीएफसी को जीएफसी से किसी भी लेवल पे लिंक किया जा सकता है। सम सेम मॉर्फोलॉजिकल और जो ऑर्गेनिज्म होते हैं स्पीशीज़, सेम स्पीशीज़ पॉपुलेशन बनाती, सम जो सेम मॉर्फोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म हो क्या बनाएंगे, स्पीशीज़ बनाएंगी, स्पीशीज़ जो होंगी सेम वो क्या बनाएंगी, पॉपुलेशन बनाएंगी, फिर पॉपुलेशन क्या बनाएंगी, कम्युनिटी बनाएगी, ठीक है। तो स्पीशीज़ से क्या बनेगा, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से क्या बनेगी, कम्युनिटी, ये भी याद रखना है हमें। तो बताइए एनर्जी का जो पिरामिड होते हैं वो कैसे होते हैं, सभी अपराइट होते हैं, ठीक है। बायोमास के पिरामिड कौन से अपराइट होते हैं और कौन से इन्वर्टेड होते हैं, तो बायोमास के पिरामिड जो होते हैं ग्रासलैंड और फॉरेस्ट दोनों अपराइट होते हैं, पर जो एक्वेटिक है वो जो वेट है, वेट का पिरामिड, बायोमास का पिरामिड वो इन्वर्टेड होता है। और नंबर का पिरामिड में जो वो होते हैं ना फॉरेस्ट, वो इन्वर्टेड होता है, बाकी दोनों के दोनों अपराइट होते हैं। लिमिटेशन क्या होती है पिरामिड की, इकोलॉजिकल पिरामिड की, कि सिर्फ जीएफसी के लिए बने हुए हैं, डीएफसी के लिए नहीं बने हुए, डबल काउंटिंग हो सकती है, फूड चेन के लिए ही है सिर्फ, ठीक है। डीएफसी किस पे लिंक कर सकते हैं, एंट्रोपिक लेवल पे। अब जो ग्रुप है ऑर्गेनिज्म क्या मिलकर बनाएगा, स्पीशीज़ बनाएगा, स्पीशीज़ का ग्रुप पॉपुलेशन बनाएगा, पॉपुलेशन का ग्रुप क्या बनाएगा, कम्युनिटी बनाएगा। तो सक्सेशन और सीयर किसे कहते हैं, किसी कम्युनिटी के स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन में चेंज जो होता है ना वो स्लो होता है, प्रेडिक्टेबल होता है, पैरेलल टू इन्वायरमेंट होता है, इंक्रीज पीरियोडिज्म, इंक्रीज बायोडाइवर्सिटी करता है, चेंज इन कम्युनिटी स्ट्रक्चर और कंपाउंड करता है। सक्सेशन होगा या सीयर होगा तो क्या होगा कि स्ट्रक्चर जो है ना किसी कम्युनिटी का स्ट्रक्चर या उसका कंपोजिशन चेंज हो जाएगी, धीरे धीरे होगी, हम इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इन्वायरमेंट की पैरेलल होगी, बायोडाइवर्सिटी को इंक्रीज़ करेगी, और कम्युनिटी चेंज स्ट्रक्चर और कंपाउंड में चेंज होगा, ठीक है। तो सक्सेशन और सीयर होता है पैरेलल होता है किसके, इन्वायरमेंट के, और इवोल्यूशन के भी पैरेलल होता है, पर इवोल्यूशन और सक्सेशन होते हैं वो सेम नहीं होते हैं, क्योंकि इवोल्यूशन में नई स्पीशीज़ जो होती है ना वो बनती है, 100 of thousands of ईयर लग जाते हैं, पर स्पीशीज़ जो सक्सेशन होता है उसमें स्पीशीज़ जो होती है वो नई प्लेस चल जाती है, 100 से 1000 साल लगते हैं, ठीक है। इसके बाद वाला पार्ट 2 में आएगा, इसका जो बचा हुआ, तो इसका बचा हुआ मतलब थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है वो, और एनसीईआरटी के जो एनसीईआरटी से जो लाइन से जो पीवीआईक्यूज बने हैं वो सारी लाइन वापस रिपीट करेंगे हम, ठीक है। तो ये आधे घंटे का वीडियो है जिसको हम डबल स्पीड में 15 मिनट में भी देख सकते हैं, तो ठीक है।